हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग फोकस करेंगे हमारे क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के ऊपर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्यूट के बारे में डिस्कस किया। एक्यूट में दो टाइप्स हमने देखे, एक तो अकैलकुलस और एक कैलकुलस वाला। तो मैनेजमेंट दोनों का सेम था, कोलेसिस्टेक्टमी हमें करनी थी, लेकिन हम लोग जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं वो मोस्टली आपके कैलकुलस में करते हैं। पेन सेटल करके पेशेंट में एक विंडो पीरियड दे सकते हो, लेकिन क्रोनिक आपका अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस जो होता है उसमें हम लोग जनरली प्लान करते हैं कोलेसिस्टेक्टोमी। तो सेम हम लोग यहाँ पे क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस को डिस्कस करेंगे। क्रोनिक मतलब अगर पेशेंट में एक्यूट पेन एक बार हुआ है, लेकिन उसमें यहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से वो ट्रीट हुआ, उसके बाद में पेशेंट ने अगर मान लो ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू किया, उसके बाद में फिर से उसको एक एपिसोड आता है, ये मल्टीपल दिन तक ये चलता है, लेकिन पेशेंट में यहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपरली ना होने की वजह से भी ये कंडीशन क्रोनिक हो जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट अगर बेड रिडन होता है तो भी ये जो वॉल का इडेमा है एक्यूट कंडीशन से जाके फिर ये क्रोनिक में लैंड होता है। तो बेसिकली पेशेंट की जो गॉल ब्लैडर है उसमें वॉल का इडेमा तो आपको दिख रहा है, लेकिन वो क्रोनिक इडेमा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस क्या है, इट इज अ क्रोनिकली इन्फ्लामेशन यहाँ पर भी है। ठीक है, क्रोनिकली इन्फ्लाम थिकन गॉल ब्लैडर, जो आपका गॉल ब्लैडर की वॉल पूरी थिक है यहाँ पे, विच इज अ नॉन फंक्शनिंग एंड नॉन डिस्टेंडिंग। तो बेसिकली आपका जो क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में जो आपका गॉल ब्लैडर का नेचर है, तो गॉल ब्लैडर के जो चेंजेस है वो क्या है, देयर विल बी इन्फ्लामेशन एंड थिकन गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर की और पूरी थिक है, लेकिन ये जो गॉल ब्लैडर है ये नॉन फंक्शनिंग हो सकता है और नॉन डिस्टेंडिंग भी हो सकता है। जैसे कि डिस्टेंशन कहाँ पे था आपको, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में। ठीक है, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में मोस्टली क्या हुआ, एक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और उसमें वॉल में डिस्टेंशन हुआ। तो बेसिकली डिस्टेंशन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन वॉल में इन्फ्लामेशन और आपका जो थिकनेस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, कॉजेस में अगर हम लोग डिस्कस करें इसके, तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कॉज गॉल स्टोन, सिंपल है, गॉल स्टोन हो सकता है अगर पेशेंट में कोई स्टोन हुआ है। अगर वो इम्पैक्ट नहीं हुआ तो बेसिकली ये जो क्रोनिक एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है वही आपकी क्रोनिक कंडीशन में लैंड हो सकता है। अगर वो पेशेंट में पेन सेटल हुआ है, उसके बाद में पेशेंट में अगर जो ट्रीटमेंट है वो डिसकंटिन्यू करता है पेशेंट, तो उसके बाद में कभी कभी यही स्टोन आपकी जो गॉल ब्लैडर के वॉल का इडेमा है वो फिर से बढ़ा सकता है, लेकिन वो क्रोनिक कंडीशन में होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बार होके गया है और ये बहुत दिन तक चलते आने प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला रीजन हो सकता है आपका गॉल स्टोन का। नेक्स्ट रीजन क्या है, कोलेसिस्टोसिस। ठीक है, कभी कभी ये वर्ड का जो स्पेलिंग है ना आपको कोलेसिस्टोसिस ऐसा भी लिख सकेगा। ठीक है, तो ये कोलेसिस्टोसिस और कोलेसिस्टोसिस क्या है, इसमें बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, और ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन क्यों होती है, बेसिकली जो आपका इंसोल्युबल कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो आपकी गॉल ब्लैडर के वॉल में डिपॉजिट होना होता है। ठीक है, तो कंडीशन ये क्यों डेवलप हुई, ये डिपॉजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो बहुत दिन तक अगर ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते रहता है आपके गॉल ब्लैडर के वॉल में, तो ये आपका यहाँ पे वॉल इन्फ्लाम होता है, थिकन होता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं कोलेसिस्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट कॉज क्या हो सकता है यहाँ पे, क्रोनिक अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। तो जो हमने यहाँ पे अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस देखा, जो मोस्ट कॉमन किस में होता है, तो जो बेड रिडन आईसीयू वाले पेशेंट होते हैं उसमें भी होता है। ठीक है, तो ये जो क्रोनिक अकैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस है ये भी आपकी क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस का एक कॉज होता है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है ना वो मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, पहला है आपका क्लिप्शियला। क्लिप्शियला एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होकर आपका क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस डेवलप हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमनली पाया जाता है और आपका सैल्मोनेला भी। ठीक है, तो तीन ऑर्गेनिज्म आपको याद रखने हैं, क्लिप्शियला, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड सैल्मोनेला। ये तीनों ऑर्गेनिज्म आपको क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में दिखेंगे। ठीक है, कहाँ पे, क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में। अब क्लिनिकल फीचर्स में ज्यादातर हम लोगों को वही सिम्टम दिखते हैं जो आपके एक्यूट कंडीशन में दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। दूसरा आपका पॉजिटिव मर्फी साइन हमने डिस्कस किया। अब ये मर्फी साइन का ना दूसरा एक सिग्निफिकेंस मैं बताना भूल गया लास्ट लेक्चर में। जब ये मर्फी साइन सीटिंग पोजीशन में होता है ना, सीटिंग पोजीशन में जब हम लोग करते हैं उसे हम लोग मर्फी साइन करते हैं, लेकिन सेम हम लोगों को टेक्निक यूज करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे लाइंग डाउन या फिर सुपाइन पोजीशन जिसे हम लोग कहते हैं। जब सुपाइन पोजीशन में हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग मोइनी हंस साउंड कहते हैं। ठीक है, मोइनी हंस।
मोइनियस टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मर्फी साइन का एक थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है या फिर उसको अलग जगह पे ये मेंशन किया है। ठीक है, तो मोइनियस साइन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको क्लिनिकल सिम्टम क्या दिखेगा, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, जो हमारी पॉलीलिथियासिस का एक मेन फीचर होता है वो आपको दिखेगा फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया। इनटॉलरेंस टू फैटी मील्स, जब भी पेशेंट फैटी मील्स लेता है उसमें एक तो फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया या फिर बिलियरी डिस्पेप्सिया आपको दिखने के चांसेस होते हैं। इसीलिए क्लिनिकल फीचर्स में आपको ऑलमोस्ट आपके जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के जो फीचर्स है वही याद रखने हैं। पेन भी होगा पेशेंट में, ठीक है, पेशेंट में पेन होगा, मर्फी साइन पॉजिटिव होगा, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया होगा, इनटॉलरेंस होगा आपकी फैटी मील्स को, और आपका बिलियरी डिस्पेप्सिया भी होने के चांसेस है। ठीक है, तो ये आपके क्लिनिकल फीचर्स है। अब देखो जो कॉम्प्लिकेशन होने हैं वो ऑलमोस्ट आपकी जो अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के है वही ऑलमोस्ट क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होंगे। पहला है आपका सीबीडी स्टोन। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है, वो स्टोन अगर मान लो पास आउट हो गया आपकी सीबीडी में अटक गया। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कोलेंजाइटिस है जो हमने अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में भी देखा, तो कोलेंजाइटिस हो सकता है। यहाँ पे आपका सिप्टिसेमिया ऐड था आपकी अक्यूट में, यहाँ पे ऐड नहीं है। ठीक है, तो कोलेंजाइटिस एक सिंपल हो सकता है आपकी पूरी बिलियरी ट्री में इन्फ्लामेशन होना। पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये स्टोन आपकी पैनक्रेटिक डक्ट तक अगर जाता है तो पेशेंट में पैनक्रेटाइटिस भी होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जो हमने यहाँ पे आपका जो कोलीलिथियासिस का चैप्टर था उसमें भी हमने पढ़ा था कि पैनक्रेटाइटिस भी इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और मेरेजी सिंड्रोम के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो मेरेजी सिंड्रोम भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के तौर पे हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या है, जैसे कि आपका डिओडिनल अल्सर था, यहाँ पे पेप्टिक अल्सर ये वर्ड की यूज किया है। ठीक है, तो डिओडिनल अल्सर पेप्टिक अल्सर सेम ही कंडीशन होती है। ठीक है, पैनक्रेटाइटिस हो सकता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके हाइटस हर्निया भी एक कॉज होता है। अब जो आपका हाइटस हर्निया इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट आपके डिस्पेप्सिया के जैसे सिम्टम, ब्लोटिंग है, बेल्चिंग है, या फिर आपकी चेस्ट बर्निंग है, ये सारे सिम्टम्स आपको हाइटस हर्निया के दिखते हैं। ठीक है, तो हाइटस हर्निया में आपको जैसे कि चेस्ट बर्न होना ये कॉमन सिम्टम होता है, नॉसिया है, थोड़ा सा रिगर्जिटेशन भी इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, और ये सिम्टम आपके क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर, पैनक्रेटाइटिस और हाइटस हर्निया ये आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस बेसिकली अगर देखा जाए तो पहला एंड फॉरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन हम लोग एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में और क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस में मानते हैं वो है आपका यूएसजी एब्डोमेन। देखो यूएसजी एब्डोमेन हम लोग क्यों करते हैं, बेसिकली इसका ना अवेलेबिलिटी अच्छा है। ठीक है, ये छोटी छोटी सीटीओ में भी आपको अवेलेबल मिलता है, अवेलेबिलिटी अच्छा है। ठीक है, दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, सॉरी कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, थेरेपी नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, दिस इज अ नॉन इन्वेजिव, ठीक है, और यहाँ पे जब आप यूएसजी एब्डोमेन करते हो तो पेशेंट में आप मर्फी साइन भी देख सकते हो। ठीक है, मर्फी साइन ये भी आप देख सकते हो। आप जब यूएसजी का जो प्रोब होता है ना वो प्रोब अगर आप यहाँ पे आपके राइट अपर एब्डोमेन या फिर राइट हाइपोकॉर्नर में प्लेस करते हो, अगर उसको प्लेस करके या फिर उसको थोड़ा सा प्रेस करते, जैसे हम लोग फिंगर से प्रेस कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा आपका प्रोब भी प्रेस करके अगर पेशेंट में ब्रीदिंग लेने के लिए बोलते हो या फिर इंस्पिरेशन लेने के लिए बोलते हो, तो वो इंस्पिरेशन के साथ आपका गॉल ब्लैडर नीचे आता है, आपके प्रोब के साथ जब टच होता है आपका गॉल ब्लैडर का वॉल, तो पेशेंट में ज्यादा पेन होता है। पेशेंट विंसेस विद पेन ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, तो वो पेन आप यहाँ पे मर्फी साइन आपकी यूएसजी एब्डोमेन से भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी यूएसजी के बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं आपका यूएसजी एब्डोमेन आपकी कोलेसिस्टाइटिस के इन्वेस्टिगेशन में या फिर आपके डायग्नोसिस क्राइटेरिया में। ठीक है, एलएफटी आपको देखना चाहिए। एलएफटी क्यों देखना चाहिए, अगर पेशेंट में बिलिरुबिन या फिर आपका जॉन्डिस बढ़ रहा है तो वो आपको समझ में आ सकता है एलएफटी में, इसीलिए आपको एलएफटी में फाइंड आउट करना है। सीबीसी आपको डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए देखना है, पेशेंट में अगर कोई एनीमिया की कंडीशन है तो वो भी आपको यहाँ पे डायग्नोसिस हो सकती है। पेशेंट का कोएगुलेशन कैसा हो सकता है आपकी प्लेटलेट के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो बेसिकली आपका प्लेटलेट काउंट भी आपके सीबीसी यानी कि आपके कंप्लीट ब्लड काउंट में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन में आपको 2-3 इन्वेस्टिगेशन याद रखने हैं, यूएसजी एब्डोमेन, एलएफटी और आपका सीबीसी। ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या यूज करेंगे, बेसिकली आपका कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होगा, वो अगर आपकी
कैलकुलस कंडीशन की वजह से हो रहा है, अकैलकुलस कंडीशन की वजह से हो रहा है तो भी हम लोग कोलिसिस्टेक्टोमी यूज करेंगे। और अगर आपका क्रोनिक कोलिसिस्टेटिस है तो भी आपकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी, कोलिसिस्टेक्टोमी ही रहेगी। यानी कि आपका गॉल ब्लैडर पूरी तरह से आपको निकालना ही है, अगर वो एक्यूट कंडीशन है तो भी या फिर क्रोनिक कंडीशन है तो भी, क्योंकि उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं ना वो बहुत डेंजर होते हैं। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रखते हैं आपका कोलिसिस्टेक्टोमी दोनों कंडीशन में, ठीक है। तो ये आपके क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस का यहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो बेसिकली आपके 3 टॉपिक आपके गॉल ब्लैडर में इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था पहले ही। एक तो कोलीलिथियासिस, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। दूसरा आपका कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है, कोलिसिस्टाइटिस। अगर आप यहाँ पे पेशेंट का रेशियो देखते हो तो मोस्टली कोलीलिथियासिस के पेशेंट आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आपके पास जब पेशेंट प्रेजेंट होता है तो मोस्टली कोलिसिस्टाइटिस में होता है, ठीक है। हालांकि वो कंडीशन कौन सी भी हो सकती है, एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, लेकिन पेशेंट आपको मोस्टली कोलिसिस्टाइटिस की कंडीशन में ही प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो इम्पोर्टेंट है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी गॉल ब्लैडर में बहुत सारे पैथोलॉजी है, कार्सिनोमा हो सकता है, गैंग्रीनस गॉल ब्लैडर है, एम्फाइजीमाइटिस गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो बहुत सारे डिसीजेस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको सिर्फ 2-3 डिसीजेस ही याद रखने। एक तो आपका कोलीलिथियासिस है, कोलिसिस्टाइटिस है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, जिसके पेशेंट आप बहुत ज्यादा देखते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोलिसिस्टाइटिस यानी कि क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस खत्म होता है, ठीक है।